गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। एमपीपीएससी के अगर हम पूरे सिलेबस या पाठ्यक्रम को ठीक तरह से देखें तो एनवायरनमेंट बेसिकली कहाँ कहाँ पर आता है। तो एक तो प्रीलिम्स का जो यूनिट नंबर 7 है उसमें एनवायरनमेंट को मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मेंस के सिलेबस को जब आप गौर से देखेंगे तो पेपर 3 का पार्ट बी है ना, और यूनिट नंबर 5 ये डील करता है बेसिकली एनवायरनमेंट को लेकर ही। हम लोग इसी एनवायरनमेंट में एक दिलचस्प और इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बातचीत कर रहे हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी जिसको क्या कहा जाता है, जैव विविधता। तो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को लेकर है ना थोड़ा बहुत लास्ट सेशन में कुछ समझने की कोशिश की थी। तो 2 मिनट पिछले सेशन में जो कुछ भी हुआ था उसको मैं रिकॉल करके और आज से हम लोग बायोडाइवर्सिटी के एक अलग सेगमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, और ये सेगमेंट रहेगा हमारा हाउ टू मेजर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का मापन या इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसी पर हमारा आज का सेशन बेस्ड रहेगा। तो कल जब हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को समझा तो मैंने आप सबको ये बताया भी था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में है ना वहां पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग्स यानी कि जीव होते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता देखने को मिलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी या इसी को ही जैव विविधता कहा जाता है। यानी जैव विविधता का सीधा सा मतलब इस बात से है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में, वो विशेष क्षेत्र कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी स्पेसिफिक एरिया या विशेष क्षेत्र में है ना जीवों में जो डाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह के जो जीव पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और मैंने आप सबको ये भी बताया था कि बायोडाइवर्सिटी इस शब्द को किसने दिया था, तो इसे दिया था डब्ल्यू.जी. रोजन ने या फिर वॉल्टर जी रोजन ने, और उन्होंने इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1985 यानी कि 1985 में। लेकिन जब भी हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, यानी जब भी हम चर्चा करते हैं जैविक विविधता की, तो उस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था है ना रेमंड डैशमैन के थ्रू, और इसे इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने किस ईयर में, 1968 यानी कि वर्ष 1968 में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी है से रिलेटेड जितने भी कुछ फैक्ट्स हैं उस पर मैंने आपके साथ थोड़ा सा रिवाइज किया। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का मापन किस तरीके से है न किया जाता है। तो जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने की बात करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि देयर आर 3 वे टू मेजर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब भी हम है ना बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने की, सो देयर आर 3 वेज यानी कि 3 तरीके हैं है ना टू मेजर बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक है ना कंट्री और द रीजन। यानी कि जब भी आपको किसी क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है ना, या फिर जब भी आपको किसी भी देश की बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर कितने वेज यानी कितने तरीके उपलब्ध हैं। सो देयर आर 3 वेज टू मेजर है ना बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को मापने के लिए है ना हमारे पास 3 तरीके उपलब्ध हैं है ना ऑफ एनी कंट्री और द रीजन। यानी कि किसी भी देश की बायोडाइवर्सिटी को आप अगर काउंट कर रहे हैं या फिर किसी भी क्षेत्र यानी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को काउंट कर रहे हैं, तो हम कितने तरीके से काउंट कर सकते हैं, हम 3 तरह से है ना जैव विविधता का मापन कर सकते हैं। अब ये जो 3 तरीके होंगे है ना, इन्हीं 3 तरीकों को समझना इंपॉर्टेंट है। इन 3 तरीकों में से है ना एक वे या फिर एक मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है अल्फा मेथड। क्या बोलते हैं एक को, है ना एक को हम लोग कहते हैं अल्फा मेथड। यानी कि अल्फा मेथड इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट और मेजर बायोडाइवर्सिटी इन एनी स्पेसिफिक रीजन। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है, तो ये तो आपको पता चल ही गया कितने वेज हैं
हमारे पास? देयर आर 3 वेज, और उन्हीं में से जो फर्स्ट वेज है, मतलब पहला जो रास्ता है, वो हमारा कौन सा है? अल्फा मेथड। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकंड मेथड, यानी कि दूसरे अगर हम विधि की बात करते हैं, सो सेकंड मेथड इज नोन एज बीटा मेथड, यानी कि इसे बीटा विधि कहा जाता है। एंड when we talk about a third and last method, so it is known as gamma method, यानी कि तीसरी जो विधि होती है या जो तीसरी मेथड होती है, इस तीसरी मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है गामा मेथड, है ना। मतलब कि हिंदी में अगर आप लिखिए तो इन तीनों मेथड्स के नाम और साथ ही साथ विधि शब्द को जोड़ते जाइए तो आपका ये पूरा हो जाएगा, है ना। जैसे कि पहली विधि कौन सी आ जाएगी? अल्फा विधि, है ना। देन उसके बाद दूसरी विधि कौन सी आ जाएगी? बीटा विधि। एंड देन उसके बाद जो तीसरी विधि आएगी, है ना, मतलब कि जो तीसरा मेथड होगा, इस तीसरे मेथड को ही क्या लिखा जाएगा? इसे हम लोग लिखेंगे गामा विधि, है ना। और ये जो तीनों मेथड्स हैं, है ना, इन तीनों मेथड में कैलकुलेशन का तरीका यानी कैलकुलेशन की मेथड क्या है? थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ना। क्या डिफरेंस है इन तीनों मेथड्स में और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसी पक्ष को अब हम समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के हिसाब से ये दोनों से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से इकोलॉजी पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी पर भी बहुत सवाल आते हैं। और अगर आपने यूपीएससी के पेपर को अगर सॉल्व किया होगा, चाहे हम प्रीलिम्स या फिर मेंस की बात करें, तो यूपीएससी में तो इकोलॉजी एंड जो बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों चैप्टर्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर साल यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हुए, है ना, आपको दिख सकता है। तो इस चैप्टर पर बहुत अच्छी कमांड आपको करनी है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता है, उसका जो मापन यानी कि मेजरमेंट होता है, इन 3 तरीकों से कैसे, है ना, किया जाता है ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, है ना, जिन लोगों को अभी भी संदेह हो कि सर बायोडाइवर्सिटी का एग्जैक्टली ना मतलब समझ में नहीं आया, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये एक स्पेसिफिक एरिया है ना, ये एक विशेष क्षेत्र है। इसी स्पेसिफिक एरिया में जो आपको, है ना, स्पीसीज में डाइवर्सिटी दिख रही है ना, कहीं पर देखिए जेब्रा दिख रही है ना, कहीं पर आप देखिए ये वो लंबे और बड़े दांत वाला दिख रहा है ना, कहीं पर आप देखेंगे ये मोर दिख रहा है ना, कहीं पर देखिए आप ये भी अलग एक्सप्रेशन में दिख रहा है ना, कितना गंभीर दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गुस्से में है और वो कह रहा है कि अगर आपने मुझे पढ़ाने के दौरान नहीं समझाया तो मैं आप पर ही कूद जाऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद देखिए ये भी यहाँ पर टाइगर है ना। देन उसके बाद ये देखिए ये उड़ने वाला लगता है मेढक है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो पेड़ पौधे जो अलग अलग टाइप के पाए जा रहे हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? बायो डाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। अब ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं, इसको अब समझिएगा। और सबसे जो पहला तरीका है ना, उस पहले तरीके की तरफ हम लोग आते हैं। एंड आर फर्स्ट वे टू मेजर बायोडाइवर्सिटी इज अल्फा मेथड, है ना। किस मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग चर्चा करेंगे अल्फा मेथड की, है ना, जिसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? इससे हम लोग लिखते हैं अल्फा विधि, है ना। तो अल्फा विधि यानी कि अल्फा मेथड से कैसे कैलकुलेशन होती है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। कैलकुलेशन की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया ये है कि अल्फा मेथड में क्या किया जाता है कि इन दिस मेथड, यानी कि जब भी हम इस विधि की बात करते हैं, तो इन दिस मेथड एंड वी कैलकुलेट, यानी कि हम क्या करते हैं? हम काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, हम गणना करते हैं। वी कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना, मतलब कि जितनी भी प्रजातियां हैं, हिंदी वाले तनिक रुक जाएंगे, है ना, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, फिर वो अपने अनुसार लिख लेंगे। नहीं तो अपने अनुसार अगर बहुत लिखने में गए तो पता चला कुछ भी लिखेंगे, है ना, वो लल्ली का नाम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में बचना है। तो देखिए जब भी हम अल्फा मेथड की बात करेंगे तो इन दिस मेथड वी कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ इकोसिस्टम, है ना, मतलब कि, है ना, एक पारिस्थितिक तंत्र में
एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जितने भी क्या हैं, है ना, एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी प्रजातियों की संख्या को किसमें काउंट किया जाता है? अल्फा विधि में। एक ही, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी प्रजातियों को, है ना, इसमें गिना जाता है। तो अल्फा मेथड में क्या होगा? अल्फा मेथड में यह होगा कि अगर हमारे पास कोई इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिक तंत्र है, और इकोसिस्टम क्या हो सकता है? कोई भी स्पेसिफिक एरिया हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? तो अगर मान लिया हमने कि यहां पर, है ना, एक स्पेसिफिक एरिया मैंने बना लिया, है ना, एक स्पेसिफिक एरिया, देखिए मैंने यहां पर ऐसे बनाया, है ना, ये हमारा एक स्पेसिफिक एरिया है, ये हमारा एक इकोसिस्टम है। क्या है हमारा? ये एक इकोसिस्टम है। यहां पर देखिए मैं इसको नाम भी लिख दे रहा हूं, इकोसिस्टम 1, यानी कि ये पारिस्थितिक तंत्र नंबर 1 है हमारा, है ना। अब इस पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, जो स्पीसीज पाए जाते हैं उन्हीं की गिनती हम जिस मेथड में करते हैं उसी को हम बोलते हैं अल्फा, है ना। देखिए जैसे इस पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में यहां पर, है ना, पाया जा रहा है, यहां पर टाइगर भी है। क्या है यहां पर? टाइगर, है ना। टाइगर के साथ साथ यहां पर लॉयन भी है ना। इसके अलावा, है ना, यहां पर कैट भी है। इसके अलावा यहां पर डॉग भी है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें यहां पर हॉर्स भी है ना। हॉर्स के साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर और चीजें हमें दिख रही हैं। मान लीजिए कि हम किसको मान लेते हैं? यहां पर लेपर्ड भी है ना। मतलब कि एक पारिस्थितिक तंत्र में, एक, है ना, इकोसिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, है ना, उसको जब हम काउंट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा विधि। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा विधि, है ना। जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, कैट है, डॉग है, हॉर्स है, लेपर्ड है ना। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक और काउंट किया, काऊ है, यानी कि गाय भी है। मतलब कि इस परिस्थितिक तंत्र में आप मुझे बताइए काउंट करके कि नंबर ऑफ स्पीसीज आपको टोटल कितनी दिख रही हैं, है ना। आपको टोटल नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना, इकोसिस्टम 1 में कितनी दिख रही हैं? तो यहां पर दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मतलब कि कुल मिलाकर कितने यहां पर प्रजातियां हैं? एक इकोसिस्टम में 7, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर 7 प्रजातियां मौजूद हैं। कितनी प्रजातियां हैं? है ना, यहां पर, है ना, 7 प्रजातियां यहां पर मौजूद हैं। तो जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने में किया क्या जाता है कि हम कितने मेथड्स का यूज करते हैं? वी यूज 3 मेथड्स, है ना। एंड इन विच फर्स्ट मेथड इज अल्फा मेथड। एंड इन अल्फा मेथड व्हाट वी डू? in alpha method we calculate number of species present in a ecosystem, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, जो, है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज मौजूद होती हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है अल्फा में। जैसे ये इकोसिस्टम कौन सा हो गया हमारा? 1, है ना। एक बात बताइए, इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं, है ना। लैंड जो इकोसिस्टम, जमीन का पारिस्थितिक तंत्र अलग है ना, समुद्र का अलग है। तो जमीन के इकोसिस्टम में अलग टाइप के जीव पाए जाएंगे, अलग टाइप के लिविंग्स होंगे, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थोड़ी अलग होगी। लेकिन जब हम मरीन की बात करते हैं, मरीन इकोसिस्टम, तो वहां पर अलग टाइप के लिविंग्स होंगे, अलग टाइप के जीव होंगे, उनका इकोसिस्टम अलग होगा। तो इतने सारे जो इकोसिस्टम हैं, इनको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, इनकी जब हम गणना कर लेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है ना। और ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन में पहली मेथड इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा मेथड में एक इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, केवल उनको काउंट किया जाता है। हमने देखा इकोसिस्टम 1 में कितनी स्पीसीज हैं? अरे कितने स्पीसीज हैं? 7। तो 7 हमने यहां पर लिख दिया, है ना। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग अब क्या करते हैं, है ना, अगले मेथड की तरफ आते हैं। यहां पर मैंने एक इमेज लगाकर रखी है ना। इस इमेज को मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज्यादा वो बेहतर समझ में आ पाएगा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर, और अगला जो मेथड है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बीटा मेथड, है ना। तो जो हमारा
है ना, बीटा मेथड है। अब ये क्या कहता है बीटा मेथड, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब हम बीटा मेथड की बात करेंगे, है ना, जब हम लोग बात करते हैं बीटा मेथड की, तो बीटा मेथड में क्या किया जाता है, तो आप लिखिएगा इट इज अ टाइप ऑफ मेथड। बीटा मेथड क्या है ये, इट इज अ टाइप ऑफ मेथड, इट इज अ टाइप ऑफ मेथड टू कैलकुलेट बायोडाइवर्सिटी, to calculate biodiversity, biodiversity in which we 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 calculate different species only, species only from other ecosystem, from other ecosystem। यानी कि यह भी जैव विविधता को मापने का एक तरीका है, जिसमें एक पारिस्थितिक तंत्र में कितनी अलग प्रजातियां हैं, केवल उन्हें गिना जाता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से क्या समझेंगे कि देखिए अल्फा मेथड में हमने क्या किया, अल्फा मेथड में हमने ये किया कि एक इकोसिस्टम हमने बनाया था, है ना, उस इकोसिस्टम में जितने भी स्पीसीज थे उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, काउंट कर लिया टोटल, है ना। लेकिन जब हम बीटा मेथड की बात करते हैं, तो बीटा मेथड में एक्चुअली यहां पर होता क्या है कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में कितनी डिफरेंट स्पीसीज हैं, केवल डिफरेंट स्पीसीज को काउंट किया जाता है ना, जो सिमिलर हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। और बीटा मेथड को समझने के लिए यहां बोर्ड पर मुझे 2 इकोसिस्टम बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे, 2 इकोसिस्टम बनाने होंगे, इनको ध्यान से आप समझिएगा, है ना। यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिए मैं बना रहा हूं इकोसिस्टम नंबर 1। ये है इकोसिस्टम 1 जो हमने अभी, है ना, ठीक पहले बनाया था। ये इकोसिस्टम हमारा 1 है, ये पारिस्थितिक तंत्र क्रमांक 1 है। पारिस्थितिक तंत्र क्रमांक 1 थोड़ी बोलते, 1 बोलेंगे, है ना। और दूसरा अगर हम देखें तो जो दूसरा इकोसिस्टम आएगा, है ना, वो हम लोगों ने यहां पर बना लिया। ये हमारा इकोसिस्टम नंबर क्या हो गया, ये इकोसिस्टम हमारा 2 यानी कि दूसरा है ना। अब देखिए, है ना, हमने ये देखा था कि पहले में कितनी स्पीसीज थी, पहले इकोसिस्टम में कितनी थी, 7, और 7 में से कौन कौन स्पीसीज थी, तो 7 में से, है ना, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। यहां पर देखिए टाइगर था, टाइगर के साथ साथ लॉयन था, लॉयन के साथ साथ और क्या क्या था, डॉग था, है ना, डॉग के साथ साथ कैट था, कैट के साथ साथ हॉर्स भी तो था, हॉर्स था, है ना, लेपर्ड था, लेपर्ड था, और क्या था, काऊ यानी कि गाय थी, है ना। इतने ही थे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पर निकलकर कितने आ रहे हैं बताइए, 7। अरे यहां पर कितने, 7, यहां पर 7 स्पीसीज आपको दिख रही हैं। ये है हमारा इकोसिस्टम नंबर 1। तो जब भी हम बीटा मेथड में जाते हैं, तो बीटा मेथड में क्या होता है, एक इकोसिस्टम को दूसरे से कंपेयर किया जाता है, और दूसरे से केवल और केवल उन्हीं स्पीसीज को काउंट किया जाता है जो फर्स्ट वाले से डिफरेंट यानी कि अलग हों। जितने भी सिमिलर होंगे उनको काउंट नहीं करेंगे, है ना। अब जैसे ही हम लोग यहां पर आए, है ना, कहां पर आए, यहां पर आए, तो जब हम यहां पर आएंगे तो यहां पर देखिए क्या क्या है इस इकोसिस्टम 2 में, है ना। यहां पर डॉग भी है, यहां पर कैट भी है, यहां पर हॉर्स भी है, यहां पर टाइगर भी है ना, यहां पर लायन भी है, यहां पर लेपर्ड भी है, यहां पर लेपर्ड भी है, और यहां पर काऊ भी है यानी कि गाय भी है।
लेकिन इसके साथ साथ यहां पर कुछ और भी है, यहां पर मंकी भी है, यहां पर मंकी भी है। इसके अलावा मंकी के साथ साथ यहां पर और क्या है, तो यहां पर बफेलोस भी हैं, बफेलोस भी हैं। इसके अलावा यहां पर और क्या है, तो यहां पर आपको है ना पैरोट भी दिख रहे हैं, यानी कि तोता भी। और यहां पर आपको डायनासोर भी दिख रहे हैं, या फिर आप लिख लीजिए कि यहां पर आपको फिश यानी कि मछलियां भी दिख रही हैं। यानी कि एक इकोसिस्टम में कितने यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज थे, 7। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे इकोसिस्टम 2 में, तो इकोसिस्टम 2 में कितनी स्पीसीज टोटल दिख रही हैं? अरे कितनी दिख रही हैं? टोटल काउंट करके बताइए कितनी है। टोटल काउंट करके अगर आप देखेंगे तो लगभग कितना आपको दिख रहा है ना? तो इसमें आपको तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, कुल मिलाकर 11 दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि बीटा में केवल और केवल हम उनको कैलकुलेट करेंगे जो फर्स्ट से डिफरेंट है। और बताइए फर्स्ट से डिफरेंट कितनी है ना? तो जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, है ना, जो अलग स्पीसीज हैं, है ना, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है यहां पर 4। अरे कितनी है? यहां पर 4 स्पीसीज जो हैं वो डिफरेंट हैं पहले वाले से। देखिए हम बार बार उन्हीं स्पीसीज को क्यों काउंट करें? उनकी कैलकुलेशन एक बार तो हम लोगों ने की कर ली ना। अब क्या टाइगर 2 बार गिन लेंगे? क्या डॉग को 2 बार गिन ले? कैट को भी 2 बार गिन लें? है ना? क्या उसको हम अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर डॉग है, तो अब डॉग में जितनी वैरायटी है उसको वहां पर काउंट कर लिया गया। डॉग के जितने वैरायटी हैं उसको देख लिया गया। अगर दूसरे इकोसिस्टम में कुछ अलग वैरायटी मिल रही है तो उसको अलग से काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। जो सिमिलर है उसे बार बार नहीं गिना जाता, जो अलग है उसे केवल गिन लिया जाता है ना? अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा तीसरा क्या है, तीसरा क्या है। और तीसरी जो मेथड है, इस तीसरे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सो थर्ड मेथड इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज गामा मेथड, यानी कि गामा विधि, है ना? और गामा मेथड यानी कि गामा विधि में क्या किया जाता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। गामा मेथड में, इन दिस मेथड, या इन गामा मेथड, हर बार जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे आपकी टर्मिनोलॉजी, आपकी शब्दावलियां बदलनी चाहिए। आपको सिमिलर वर्ड्स यानी कि एक तरह के शब्दों को रिपीट करने से बार बार बचना है ना? शब्दों के रिपीटिशन एक्चुअली इस बात का प्रमाण है, इस बात की ऑथेंटिसिटी है कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है एंड लैक ऑफ वर्ड्स है। आप ये दोनों चीजें वहां पर वो रिप्रेजेंट हो जाती हैं हमारी। इसीलिए शब्दों पर पकड़ बोलते हैं ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और शब्दों पर पकड़ अच्छी करने के लिए जो लोग हिंदी माध्यम से हैं, आप हिंदी माध्यम के अखबार पढ़िए और थोड़े से स्टैंडर्ड मतलब के अच्छे अखबार पढ़िए, है ना? जैसे कि जनसत्ता के एडिटोरियल्स, उसके आर्टिकल्स पढ़िए आप, है ना? जो दैनिक जागरण है ना, नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस होता है, उसे आप लोग पढ़िए। अगर आप है ना इंग्लिश माध्यम में पेपर देंगे तो आपको फिर है ना द हिंदू थोड़ा सा लेंदी पेपर हो जाता है, उसको पूरा कंप्लीट करना कठिन काम है। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ जा सकते हैं, है ना? आप फ्री प्रेस की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड है ना न्यूज़पेपर आता है, उसको भी आप चाहें तो अपने स्टडी में इन्वॉल्व या शामिल आप कर सकते हैं। और अगर एमपीपीएससी टारगेट है तो रोजगार निर्माण तो पढ़िए ही पढ़िए, जब भी आपको समय मिले, उपलब्ध हो आप, तो रोजगार निर्माण को जरूर डिस्कस करिए। करंट अफेयर्स काफी कुछ आपका वहां से कवर हो जाता है ना? देखिए अब गामा मेथड क्या है। सो इन गामा मेथड, यानी कि जो गामा विधि है, इस गामा विधि में क्या किया जाता है? इन गामा मेथड, एक बात ध्यान रहे, ये सारे गामा वाला नहीं है। कुछ लोगों के मन में आया होगा सारे गामा पा, है ना? तो ये वैसा वाला नहीं है, ये गाने संबंधित नहीं है। इट इज अ मेथड टू कैलकुलेट बायोडाइवर्सिटी। इन गामा मेथड वी ओनली, या फिर ये डेफिनेशन को बदलिएगा, यहां पर ओनली वर्ड नहीं आएगा। वी कैलकुलेट टोटल टोटल नंबर ऑफ
number of species, number of species in all ecosystem, in all ecosystem, total number of species in all ecosystem, यानी कि सभी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या को इसमें गिना जाता है ना। तो जब भी हम बात करेंगे गामा मेथड, तो गामा मेथड क्या है? तो गामा मेथड इट इज अ टाइप ऑफ कैलकुलेशन मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड व्हाट इज गामा मेथड? सो गामा मेथड is a method in which we calculate total number of species in all ecosystem। अभी हम लोगों ने कितने इकोसिस्टम बनाकर समझे हैं? 2, है ना। अब इस अर्थ पर इस पृथ्वी पर तो बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, और अगर हमें केवल इंडिया की बात करनी है तो भारत में जैव विविधता हम कैसे बताएंगे? तो इंडिया में जितने इकोसिस्टम है सबको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना। तो जब हम सभी इकोसिस्टम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी मिलकर आई। देखिए पहले वाले में हमने कितना देखा था इकोसिस्टम 1 में, है ना। इकोसिस्टम 1 में कितने थे? अरे बोलिए, है ना। इकोसिस्टम जो हमने 1 बनाया था, है ना, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्रमांक 1 था, इस इकोसिस्टम 1 में अगर हम देखें तो यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी थी? नंबर ऑफ स्पीसीज वो 7, है ना। प्रजातियों की संख्या यहां पर कितनी थी? 7 थी। और जब हम, है ना, इकोसिस्टम 2 की बात करेंगे तो इकोसिस्टम 2 की अगर आप चर्चा करोगे तो इकोसिस्टम 2 में, है ना, कितने निकल कर आए थे टोटल स्पीसीज? टोटल स्पीसीज तो 11 थी, लेकिन डिफरेंट कितनी थी? तो डिफरेंट स्पीसीज को केवल यहां पर हमें लिखना है, डिफरेंट स्पीसीज। और डिफरेंट स्पीसीज कितनी निकल कर आई थी? 4। तो जब हम इकोसिस्टम, है ना, 3 की कैलकुलेशन करेंगे तो इकोसिस्टम 3 की कैलकुलेशन में हमने ये पाया कि पहले में 7 और वही 7 दूसरे में रिपीट थे, बस एक्स्ट्रा हमें कितने मिल गए थे? 4। इसका मतलब है कि जो इकोसिस्टम नंबर 3 है ना, इस इकोसिस्टम 3 यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं ये भी कि भाई टोटल जो मतलब ऑल इकोसिस्टम में कितने यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज निकल कर आई। तो नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कुल प्रजातियों की संख्या लगभग कितने निकल कर आई? तो यहां पर आ गई 11। कितने निकल कर आ गई? 11, है ना। मतलब कि पहले वाले में हमने केवल किसको कैलकुलेट किया? पहले इकोसिस्टम में जितने स्पीसीज थी सारी, है ना। दूसरे में हमने किसको कैलकुलेट किया? जो डिफरेंट स्पीसीज थी केवल उनको, है ना। और जब हम ऑल इकोसिस्टम को काउंट कर रहे हैं तो हमने 2 ही किया। ऐसे आप 20 कर लो, चाहे आप 200 कर लो, चाहे 2000 कर लो, चाहे 2 लाख इकोसिस्टम कर लो, करना यही है। तो हमने यहां पर 2 अलग अलग इकोसिस्टम को काउंट किया, और 2 अलग अलग इकोसिस्टम को काउंट करने के बाद ऑल इकोसिस्टम जब बोला तो यहां नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी हो गई? 11। 7 पहले वाले से आ गई, 7 वही दूसरे में रिपीटेड थी, और 4 वही क्या थी? दूसरे में अलग थी, डिफरेंट थी। तो ये टोटल हो गई क्या? 11। और 11 क्या, जो प्रजातियां हैं, मतलब कि, है ना, जीवों में जो, है ना, जो लिविंग्स में डाइवर्सिटी है, वो कुल मिलाकर हमें 11 स्पीसीज यहां पर देखने को मिली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गामा मेथड, है ना। तो जब भी हम किसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं, है ना, जैव विविधता को मापते हैं, 3 तरीके हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा मेथड। अल्फा मेथड में क्या करते हैं? हम एक इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करते हैं, प्रजातियों की कुल संख्या को। बीटा में क्या किया जाता है कि जब हम एक को काउंट करके हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? दूसरे में। तो जब हम लोग दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं तो दूसरे इकोसिस्टम में जाने के समय पर हमें यह पता होता है कि पहले वाले में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी थी, तो दूसरे में हम केवल जो डिफरेंट स्पीसीज हैं केवल उन्हीं को काउंट करते हैं। पहले वाले में हमने कितना किया था? 7। दूसरे में हमें डिफरेंट कितनी मिली? 4। और जिस मेथड में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं वही क्या है? गामा मेथड। तो हमने ये पाया कि भारत में
है ना, जो है वो जैव विविधता यानी जीवों में यहाँ पर लगभग कितनी पाई जा रही है, तो वो है 11, है ना। इसी को हम लोग है ना गामा मेथड कहते हैं। अब उसके बाद एक इमेज की मैं बात कर रहा था आपसे कि आपको मैं इमेज की तरफ ले जाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं आपको ले जा रही हूँ इमेज की तरफ। आप आइए इमेज में और देखिए इमेज क्या कह रही है। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम्स, यानी कि जित इकोसिस्टम्स लिखा हुआ है, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कई पारिस्थितिक तंत्र होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, है ना। और उसमें कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए एक यहाँ पर मेथड है अल्फा डाइवर्सिटी, दिख रही है आपको, एक दिख रहा है बीटा डाइवर्सिटी, और थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, गामा डाइवर्सिटी दिख रही है। मतलब तीन मेथड जो हमने डिस्कस किया वो भी उन्हीं तीन मेथड की बात कर रही है, कोई चौथा मेथड तो नहीं आया है ना, तीन मेथड वो भी लेके आ रहा है। और देखिए वो क्या कर रहा है कि दो तरह के फॉरेस्ट वो बनाकर यहाँ पर देखिए वो रख रहा है ना, दो तरह के फॉरेस्ट बनाकर रख रहा है ना। और दो तरह के फॉरेस्ट में देखिए एक क्या है यहाँ पर फॉरेस्ट ए, और एक यहाँ पर क्या बनाया बताइए, फॉरेस्ट बी। अरे बनाया कि नहीं बनाया, बनाया ना, है ना। अब बताइए हमने एक इकोसिस्टम ले लिया, इसने क्या किया है, एक में ही दो कर दिया है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये जंगल वन, ये जो है फॉरेस्ट ए है, और ये क्या है, फॉरेस्ट बी है। इस फॉरेस्ट में कितने स्पीसीज इसको मिल रही हैं, 14 यानी कि 14। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और इसमें इसे फॉरेस्ट बी में कितनी मिल रही हैं बताइए, 11। अरे कितने मिल रही हैं, है ना, 11 मिल रही हैं। तो जब इसने दो जंगलों को, दो इकोसिस्टम को देखा, तो एक में मिले कितनी, 11, और दूसरे में इसे कितनी मिली, अरे कितनी मिली, एक में इसे मिली 14 फॉरेस्ट ए में, और दूसरे में कितनी मिली, 11, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बीटा डाइवर्सिटी में स्पीसीज टर्न ओवर और यूनिक स्पीसीज बिटवीन एरियाज, यानी कि जो यूनिक स्पीसीज मिली है केवल उसको यहां पर क्या किया गया है, काउंट किया जाएगा, है ना। तो जब हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है कि 7 स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या मिली हैं, अलग, यानी कि अरे क्या हैं, अलग हैं। कितनी स्पीसीज अलग हैं, 7, 7 स्पीसीज यहाँ पर है ना हमें अलग देखने को मिल रही हैं। और फिर उसके बाद अगर यही हमसे पूछा जाए क्या कि गामा डाइवर्सिटी में टोटल जो स्पीसीज हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो देखिए है ना, दो में दो इकोसिस्टम को इसने अलग अलग देखा, एक में 14 स्पीसीज, दूसरे में कितनी इसको मिल रही थी, 11, जिसमें से 7 क्या थी, अरे जिसमें से 7 क्या थी, दूसरे वाले में यूनिक थी, है ना। तो जब हम लोग करते क्या हैं कि फिर गामा मेथड में पहुंचते हैं, तो गामा मेथड में वो क्या करता है ना, जो भी यूनिक हैं और पहले वाले में लगभग जितने हैं, है ना, उन्हीं को ये टोटल क्या कर देगा, ऐड कर देगा, क्या कर देगा, ये टोटल है ना ऐड कर देगा। इसी तरीके से ये कैलकुलेट है ना किया जाता है। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर कितने आ रहे थे अपने, 7, है ना। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कितने आ रहे थे नए, 4, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो 7 तो पहले से थे ना, तो क्या हमने 7 को दोबारा रिपीट किया, हमने उनको दोबारा रिपीट यहाँ पर नहीं किया, है ना। और फिर उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे गामा मेथड में। जब तो हमने इकोसिस्टम 1 और 2 में जो अलग अलग था उसी को उठाकर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यही क्या होता है गामा मेथड। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरी प्रोसेस को, तो यही होती है बायोडाइवर्सिटी की कैलकुलेशन यानी कि गणना, है ना। अब उसके बाद अगर हम पहुंचे आगे, तो बायोडाइवर्सिटी में और क्या समझना यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो बायोडाइवर्सिटी में जब आप समझोगे चीजों को, तो एक यहां पर टर्मिनोलॉजी काफी यूज होती है, जहां से सवाल आते हैं वो होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर हम लोग पहुंचेंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इमेज को डिस्कस कर रहे थे, तो इमेज को एक बार अच्छे से देख लीजिए भाई। एक से दूसरे में कितने आ रहे थे? 14 और 11, है ना। कितने आ रहे थे? 14 और 11 आ रहे थे, जिसमें से, है ना, यूनिक स्पीसीज कितनी दिख रही थी यहाँ पर? अरे कितनी दिख रही थी? 7, है ना। मतलब एक से दूसरे के बीच में यूनिक थी 7। तो देखो 14 में से, है ना, अगर हम देखें 14 यहाँ पर आई, 11 यहाँ पर थी, 7 यूनिक हो गई। तो जब 7 यूनिक हो गई, इसका मतलब 4 क्या हो गया? माइनस। अरे माइनस हो गया कि नहीं हो गया? है ना। तो जब यहाँ पर 4 क्या हो गया? माइनस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी स्पीसीज सही मायने में बची? अरे यहाँ पर कितनी स्पीसीज सही मायने में बची? 4। और जब यहाँ पर 4 स्पीसीज सही मायने में बची, तो ये टोटल स्पीसीज को इसने गलत यहाँ पर लिख दिया है। टोटल स्पीसीज कितनी आ जाएगी? एक बार काउंट करके देखिए कितनी आएंगी, है ना। तो टोटल स्पीसीज यहाँ पर भाई 14, तो ये पहले वाले को तो हम पूरा काउंट करेंगे। नहीं, ये 4 और 3 इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए पहले वाले में तो हमें पूरे ही काउंट करना पड़ेगा कि पहले वाले में हम लोगों ने कितनी टोटल स्पीसीज को काउंट किया, है ना। पहले वाले में हम लोगों ने तो टोटल 14 स्पीसीज को काउंट किया पहले, फॉरेस्ट 1, है ना। जो फॉरेस्ट ए यानी कि जंगल क्रमांक जो ए है, इसमें हम लोगों ने कितने स्पीसीज को काउंट किया? 14। और फॉरेस्ट बी में कितनी मिली? 11। अरे कितनी मिली? 11, है ना। जिसमें से ये देखा गया बीटा में कि बी में फॉरेस्ट से कितनी डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट कितनी निकल कर आ गई? 7, है ना। डिफरेंट 7 हैं। इसका मतलब है कि भाई 14 तो यहां हमने लिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 7 जो यूनिक है इनको हमने यहां पर कैलकुलेट सीधे सीधे कर लिया। इसका मतलब ये जो 16 लिखा हुआ है, ये 16 फॉल्ट है। यहाँ कितनी होनी चाहिए? टोटल 21, यानी कि 21 स्पीसीज होंगी, तब जाकर ये क्या होगा? हमारा बायोडाइवर्सिटी बनेगा, है ना। तो ये 7 यूनिक निकल कर आ रही हैं। तो पहले में जितना हम काउंट कर रहे हैं उसको काउंट करने के बाद दूसरे में हमें बस ये काउंट करना है यूनिक कितनी है, और जैसे ही हम काउंट करेंगे यहाँ पर क्या कर देंगे? उसको गामा मेथड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी स्पीसीज निकल कर आ जाएंगी। तो यहीं पर आप देखिए कि जो हमने किया, हमने क्या किया? 7 यहाँ पर थी, जो कॉमन हुआ दूसरे में उसको काउंट नहीं करेंगे, केवल और केवल किसको काउंट करेंगे अपन? जो डिफरेंट है ना। डिफरेंट वाले को काउंट किया और दोनों को हम लोगों ने मिलाकर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यही है हमारा क्या? यही है हमारा, अरे बोलिए क्या? अरे क्या? यही हमारा मेजरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। और अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को बचाना क्यों जरूरी है। भाई जब हम जैव विविधता को मेजर कर लेते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है उसको बचाना क्यों है, उसे, है ना, क्यों मेंटेन करके हमेशा हमें रखना है। आप सभी जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब जो जैव विविधता होती है, इट इज अ बेस ऑफ लाइफ। यानी कि जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी ये जीवन का आधार है ना, इज अ बेस ऑफ लाइफ, है ना। ये जीवन का क्या है? आधार है। और जीवन का आधार इसलिए है ना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ही क्या करती है? एनवायरनमेंट के बैलेंस को ये मेंटेन करती है ना। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। ये, है ना, मेंटेन करती है, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि ये, है ना, जो एनवायरनमेंट का हमारा संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो संतुलन होता है, इस संतुलन को ये क्या करती है? ये बना कर रखती है ना। ये बायोडाइवर्सिटी का काम है। भाई जीवों में अलग अलग तरह की विविधता पाया जाना, ये क्या करता है? ये एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण को ये, है ना, ये मेंटेन करता है ना, उसे ये बचा कर रखता है। और पर्यावरण में कौन सा जीव कितनी मात्रा में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसा, है ना, उसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें, है ना, बायोडाइवर्सिटी तय करती है। इसीलिए क्या है कि बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या करते हैं? स्पीसीज, यानी कि जो यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, इन स्पीसीज यानी कि प्रजातियों को क्या किया जाता है?
है ना, इन प्रजातियों को हम लोग क्या करते हैं, इन प्रजातियों को हम लोग कंजर्व करते हैं, इन्हें हम लोग बचाते हैं। एंड जब हम इन्हें कंजर्व करेंगे, मतलब जितनी भी स्पीसीज हैं, कहां पर, बायोडाइवर्सिटी में, या हमारे एनवायरनमेंट में, या इकोसिस्टम में। तो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, जितने भी क्या हैं स्पीसीज हैं, इनको कंजर्व करना जरूरी है। एंड इनको कंजर्व किया जाता है फ्रॉम टू टाइप्स, इन्हें दो तरीके से हम, है ना, कंजर्व कर सकते हैं, इन्हें बचा सकते हैं। और जो दो तरीके होते हैं, इनमें से हम लोग एक को लिखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक को लिखा जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और एक को क्या लिखा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। यानी कि अंतःस्थानीय संरक्षण, स्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, अंतःस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण। अंतः स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो अगर हम बात करें कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, या फिर क्यों संरक्षित किया जाए, व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज अ बेस ऑफ लाइफ एंड इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि यह जीवन का आधार है तथा पर्यावरण में यह संतुलन एवं स्थायित्व बनाए रखने का कार्य करती है, जैव विविधता। और इसीलिए जैव विविधता को बचाना जरूरी है। और जैव विविधता में जो भी स्पीसीज यानी कि प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को दो तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम लोग बचा सकते हैं। और जब हम दो तरीके से बचाएंगे तो एक तरीका क्या होगा, इन सीटू कंजर्वेशन अंतःस्थानीय, और एक क्या होगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी जिसको क्या कहा जाएगा, बाह्य स्थानीय। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो जब हम बोलेंगे यहाँ पर अंतःस्थानीय, है ना, संरक्षण, और यहाँ पर बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो इन दोनों का क्या मतलब होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना, इसे ध्यान से समझिएगा। और हम लोग समझने जा रहे हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, अंतःस्थानीय संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि अंतःस्थानीय संरक्षण, अब इसका क्या अभिप्राय है। तो अंतःस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन में ये होता है क्या, कि जब कभी भी हम, when we protect species, when we protect species in their habitat is known as in situ conservation, as in situ conservation हिंदी में लिखेंगे कि जब कभी हम प्रजातियों को उन्हीं के आवास में संरक्षित करते हैं तो उसे ही अंतःस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जब कभी हम प्रजातियों को उन्हीं के आवास में संरक्षित करते हैं तो उसे ही अंतःस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। यानी कि जब भी हम प्रजातियों को, यानी कि, है ना, जो स्पीसीज, जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को बचाने के दो तरीके हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू, है ना। इन सीटू, व्हाट डू यू मीन बाय इन सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन ये कहता है कि व्हेन वी प्रोटेक्ट स्पीसीज इन देयर हैबिटेट, यानी कि जब हम क्या करते हैं, प्रजातियों को उन्हीं के आवास में बचाते हैं। जैसे, और प्रजातियां या स्पीसीज कहां पर पाए जाते हैं, जंगलों में।
तो जब हमने उनको वहीं पर क्या कर दिया, बचा लिया, हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, हमने उनको वहीं पर सुरक्षित कर लिया, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इन सीटू। और इन सीटू कंजर्वेशन में एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं नेशनल पार्क्स, बिल्कुल, है ना, नेशनल पार्क्स यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, हमने उस जगह को क्या कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, वी डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क, है ना। देन उसके बाद देखिए और क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हम्म, सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान से लिखेंगे, अभयारण्य में भ आधा नहीं बल्कि पूरा आता है, ये शुद्ध हिंदी है इसकी, अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं उसको हम, है ना। एंड देन उसके बाद फिर क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोला जाता है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, है ना। तो जब कभी भी कोई भी प्रजाति को अगर बचाना है तो हमारे पास कितने विकल्प हैं, दो हैं, या तो हम उनको वहीं पर प्रोटेक्ट कर दें या कहीं बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट कर दें। तो जब हम उनको वहीं के वहीं प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू। और ऐसा करने के लिए हमें राष्ट्रीय उद्यान बनाने पड़ते हैं, हमें अभयारण्य बनाने पड़ते हैं और साथ ही साथ जैव मंडली आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करनी होती है ना। अगर आप देखें तो नेशनल पार्क इस समय एट प्रेजेंट यानी देश में इनकी संख्या लगभग कितनी है, एट प्रेजेंट ये 107 है ना। 107वां नेशनल पार्क नोटिफाई हो गया है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, है ना। ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, 107वां नेशनल पार्क है। कौन सा, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, उड़ीसा का ये दूसरा है, इसके पहले भीतरकनिका था, है ना। भीतरकनिका जो कि आप जानते हैं एलिगेटर्स वगैरह के लिए भी फेमस है ना, घड़ियालों के लिए, जहां घड़ियालों आदि का संरक्षण होता है ना। इसके अलावा अब सिमलीपाल जो वहां पर नेशनल पार्क है उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया, तो 107 हो गए हैं, है ना। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये 550 प्लस है ना। अगर इनकी बात की जाए तो ये 550 प्लस है, 550 से ज्यादा देश में है ये, है ना। और फिर उसके बाद अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग हमें 18 देखने को मिलती है ना। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र ये भारत में अभी कितने हैं, तो इनकी संख्या हमें लगभग कितनी देखने को मिल रही है, तो इनकी संख्या हमें देखने को मिलती है 18, अरे कितने, 18, है ना। तो जब हम बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि अंत स्थानीय संरक्षण की, तो अंत स्थानीय संरक्षण में प्रजातियों को उन्हें उन्हीं की जगह पर बचा लिया जाता है। but but when we talk about ex situ conservation, परंतु परंतु जब हम बात करते हैं किसके बारे में, बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में, एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वी प्रोटेक्ट स्पीसीज, स्पीसीज स्पीसीज इन अदर स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया यानी कि जब हम प्रजातियों को किसी विशेष क्षेत्र में ले जाकर प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एक्स सीटू यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। और इसमें क्या क्या आ जाता है, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा चिड़ियाघर। क्या चिड़ियाघर में केवल चिड़िया रहती हैं क्या, नहीं, लेकिन चिड़ियाघर उसका नाम है, चिड़ियाघर ही उसका नाम क्यों है, ये आपके लिए सवाल है। आपके लिए ये सवाल है कि उस जगह पर इतने सारे जीव रहते हैं, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बावजूद भी उस जगह का नाम है चिड़ियाघर। वहां पर
आपके मन में आ सकता है चिड़िया ज्यादा है इसलिए चिड़ियाघर। तो फिर जहां पर चिड़िया, कुछ ऐसे सेंचुरीज भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जो केवल चिड़ियाओं के लिए बनाई गई हैं, तो वहां क्यों नहीं ले जाते चिड़िया को? बाकी लोगों का परेशान कर रहे वहां रख के, ले जाएं। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करिए तो मध्य प्रदेश में है ना, जो इंदौर शहर है वहां पर है ना, बर्ड्स को लेकर काफी काम किया गया है। अगर आप इंदौर जू, मतलब कि अगर इंदौर के अगर आप चिड़ियाघर में विजिट करते हैं, कमला नेहरू प्राणी उद्यान इंदौर के जू का नाम है ये, है ना, अगर आप वहां विजिट करते हैं तो बर्ड के लिए एक अलग से है ना उन्होंने बनाया हुआ है, जहां पर अलग अलग पक्षियों को आप देखेंगे प्रोटेक्ट किया गया है वहां पर। इसके अलावा अगर आपने है ना थोड़ा सा रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो रामसर साइट इस समय पर है ना मध्य प्रदेश में भी भोज वेटलैंड के बाद भी बढ़ी है ना, और जिसमें से एक इंदौर का है ना जो है वो साइट बढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं सिरपुर तालाब। और जो सिरपुर तालाब है ये पक्षियों के लिए, मतलब बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है ना। सिरपुर तालाब ये रामसर साइट है मध्य प्रदेश का, है ना, जो शामिल हुआ है। इसके अलावा है ना सांख्य सागर झील जो है वो भी शामिल हुई है। इसके अलावा इंदौर का जो यशवंत सागर झील है ना, उसको भी शामिल किया गया। और भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश का तो पहला ही है ना, जो कि भोपाल में है ना। तो जैसे जू हो गया, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन या जियोलॉजिकल गार्डन, जियोलॉजिकल गार्डन्स, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स ये सारे इसी में आ जाते हैं, है ना। मतलब हाँ जी, है ना, अगर हम जू की बात करें या जियोलॉजिकल गार्डन्स, इसके अलावा फिर बॉटनिकल गार्डन्स, है ना, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि बनेगा। जियोलॉजिकल गार्डन्स थोड़े से बड़े एरिया में डेवलप होते हैं, है ना, और बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह को अगर देखा जाए थोड़ा सा है ना छोटा स्पेस चाहिए होता है, और इनका भी काम होता है स्पीसीज वगैरह को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना। और ये ऐसे जगह है जहां से बाहर से हम क्या करते हैं, जीवों को ले आते हैं। जैसे चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर में जरूरी नहीं है कि वो प्रजाति या जीव वहीं पर पाया गया हो, उसको वहीं के वहीं प्रोटेक्ट कर दिया। उनको बाहर से ले आया जाता है ना, और उनके बारे में आप देखिए इंफॉर्मेशन, जानकारी बोर्ड लगाकर लिखा होता है कि ये किस तरह का प्राणी है, किस तरह की प्रजाति है ना। और किसी भी वन्य जीव के साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें उकसाना, उन्हें देखकर चिढ़ाना या उन पर पत्थर उठाकर फेंकना, ये एक दंडनीय अपराध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपको सजा दी जा सकती है। आप सजा और जुर्माना दोनों के भागीदार हो सकते हैं। धन्यवाद। तो सजा ये तय करेगा वो कानून कि किस तरह का अपराध आपके द्वारा हुआ है। तो आपने अगर चिड़ियाघर विजिट करने के लिए आपने टिकट के पैसे दिए हैं, तो आपने केवल उन्हें देखने के लिए पैसे दिए, सेल्फी खींचने के लिए उनके साथ नहीं, है ना। कि अगर आप गए वन विहार और 30 रुपए का टिकट लिए और वहां घूमते घूमते आपकी इच्छा हो गई भालू के साथ एक सेल्फी, तो बनता है। अगर भालू को अपने पास बुलाने, सेल्फी लेने के लिए अगर आपने इंसिस्ट किया, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस तरीके से हम जीवों को बचाते हैं। कल के सेशन में हमारी चर्चा होगी बायोडाइवर्सिटी के जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं और जितने भी होप स्पॉट्स हैं, इनके बारे में। तो जुड़े और बस बने रहिएगा उड़ान अकेडमी के साथ। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स आप पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।